सो हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे कि कुछ फार्मूला कुछ केमिकल्स के नाम दिए थे और अपन ने उसके फार्मूला डिज़ाइन किए थे। ठीक है, अब अपन कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं क्योंकि उतने सफिशिएंट नहीं थे। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अपन लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट कि सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? पोटेशियम नाइट्रेट, अब पोटेशियम है मतलब ये क्या है? बेसिक रेडिकल है मतलब ही कटायन है। तो पोटेशियम का मतलब होता है के और नाइट्रेट का मतलब होता है NO3। अब दोनों के वैलेंसीज लिख दो। पोटेशियम का वैलेंसी होता है 1, नाइट्रेट का भी वैलेंसी होता है 1। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा KNO3। 1 है मतलब यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी 1 है मतलब इसको ब्रैकेट लगा के 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात है 1 है तो ठीक है। तो ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर दे दिया जाए फेरिक फॉस्फेट, अगर दे दिया जाए फेरिक फेरिक फॉस्फेट तो क्या करोगे? अब फेरिक फॉस्फेट का भी सिंपल है। फेरिक मतलब Fe की बात हो रही है, आयरन। फेरिक मतलब Fe की बात हो रही है, ठीक है। और फॉस्फेट मतलब PO4। फॉस्फेट मतलब PO4। Fe का वैलेंसी होता है 3। फेरिक मतलब Fe+3 के फॉर्म में है और फॉस्फेट का भी वैलेंसी होता है 3। फॉस्फेट का भी वैलेंसी होता है 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Fe3 एंड ये बन जाएगा PO4 3, क्योंकि दोनों 3 3 टाइम है। अब मैंने कल ही बताया था कि अगर कोई भी फाइनल फॉर्मूला में कोई भी यहाँ पे ऐसा नंबर आता है जो सेम हो, जो एग्जैक्टली सेम हो, जैसे यहाँ पे 3 3 सेम है तो सेम है तो उसको खुद से ही डिवाइड कर दो। उसको क्या कर लो? 3 से ही डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इसको भी एंड इसको भी 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा? आंसर चेक करना। ये बन जाएगा Fe 3/3 मतलब 1, मतलब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये रहा PO4, ये भी 3/3 मतलब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फेरिक फॉस्फेट का फॉर्मूला बन जाएगा FePO4। फेरिक फॉस्फेट का फॉर्मूला बन जाएगा FePO4। तो ये चीज़ याद रखना, अगर कभी भी सेम सेम नंबर आता है या तो कोई ऐसा नंबर आ जाए अलग अलग हो बट वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा हो, जैसे कहीं आ जाए 2 एंड 4, यहाँ पे कोई तो एलिमेंट है, सपोज करो x एलिमेंट है, यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे y एलिमेंट है, यहाँ पे आया है 4। अभी ये दोनों अलग अलग नंबर है लेकिन दोनों अलग अलग नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं क्या? हाँ, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ये भी 2 से जा सकता है, ये भी 2 से जा सकता है। और डिवाइड होने के बाद आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये आ जाएगा x1 y2, इसका मतलब भी xy2, इसका मतलब भी xy2। 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये था सिंपल सा एग्जाम्पल। ओके, तो फेरिक फॉस्फेट का समझ में आया। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कैल्शियम ऑक्साइड का निकालो, किसका निकालो? कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब ध्यान से समझना, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम का मतलब होता है Ca एंड ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन। कैल्शियम की भी वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा Ca2O2। लेकिन 2 2 सेम नंबर है, 2 से खुद से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा CaO। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। ओके, और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, तो अब इसमें क्या होगा? ध्यान देना, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर मतलब हो गया Ag एंड क्लोराइड मतलब हो गया Cl। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा AgCl। 1 1 है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात की जाए, किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या होगा? देखो, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सबसे पहली बात तुमको ये चीज़ याद करनी होगी, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, वैलेंसी निकालना मैंने सिखाया है। अप टू 20 एलिमेंट्स तो मैंने तुमको वैलेंसी निकालना सिखाया है। और जो अलग से है, जैसे सल्फेट का होता है 2, फॉस्फेट का होता है 3, ये तुमको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और अप टू 20 एलिमेंट्स के अंदर तो मैंने तुमको बताई है कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मीन्स Mg एंड ऑक्साइड मतलब O। मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी होता है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा Mg2O2। लेकिन वापस से सेम नंबर आया, सेम नंबर आया तो खुद से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा MgO। तो MgO इज द फाइनल आंसर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे निकाला जाता है तुम्हारे केमिकल फॉर्मूलेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कौन सा ले सकते हैं? ओके, सोडियम डाइक्रोमेट का लेते हैं। कौन सा? सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट।
अब देखो ये भी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको पता होना चाहिए डाइक्रोमेट किसको बोलते हैं। ओके, मैंने तुमको बताया था, कुछ एक्स्ट्रास भी दिए तो हो सकते हैं उसमें से पूछ ले टेक्स्ट बुक में से, तो तुमको याद करना वो चीज़ ज़रूरी है। ओके, तो सोडियम मतलब Na एंड डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7। डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7। सोडियम का वैलेंसी होता है 1, इसका वैलेंसी होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा Na2Cr2O7। अब यहाँ पे 1 है, मतलब ब्रैकेट लगा के 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर लिखना भी चाहते हो तो वो कोई मतलब का नहीं रहता है, उसका मतलब यही होता है कि Na2Cr2O7 है। ओके, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला के अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले लिया कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी चीज़ थी, बस एक बार देख लो, तुमको याद कर लो कि डाइक्रोमेट किसको बोलते हैं, फॉस्फेट किसको बोलते हैं। फॉस्फेट की वैलेंसी 3 होती है, डाइक्रोमेट की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। फेरिक बोला मतलब Fe बोला मतलब ये वाला फेरिक मतलब Fe की वैलेंसी 3 होती है। तो ये सब चीज़ तुमको याद करनी ही पड़ेगी। मैंने कल ही बताया था, डेली अगर तुम लोग अप टू 5 डेज, अगर मिनिमम 5 डेज भी तुम लोग पढ़ते हो तो तुमको 80% चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये तुमको करना है तो ही ये चीज़ याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अभी करो, क्योंकि 10th अभी नहीं करोगे तो 10th में ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। डायरेक्ट वो लोग लिख देंगे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे लिख देंगे Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब तुम्हारे माइंड में डाउट आएगा कि सर यहाँ पे Na2 क्यों लिखा है, यहाँ पे Ca1 क्यों लिखा है, जो कि मैं कल के एग्जाम्पल में क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, ये सब यहाँ से उठ के आया है। ओके, डायरेक्टली कहीं से नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो अपना चैप्टर का एक्चुअली फर्स्ट पार्ट था, स्टार्टिंग पार्ट था, बट मैंने उसको जानबूझ के एंडिंग में रखा है, क्योंकि जब तक तुम लोग को फॉर्मूला निकालना नहीं आता है या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना नहीं आता है, तब तक तुम लोग को वो फर्स्ट पार्ट नहीं समझेगा, जो कि मैं अब भी ले रहा हूँ। तो इसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो जो पार्ट अपना रह गया था उसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कि जब भी कोई दो केमिकल कंबाइन होते हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल पे कंबाइन होते हैं, वो कौन से प्रिंसिपल पे कंबाइन होते हैं वो अपने को स्टडी करना है। कोई भी दो केमिकल हो, 3 केमिकल हो, कोई भी केमिकल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कोई तो लॉ के अकॉर्डिंग उनका रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट अपन एग्जाम्पल से डील करते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो, अगर एग्जाम्पल दे दिया तुमको कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और दूसरा तुमको एग्जाम्पल दे दिया सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब देखो यहाँ पे भी तुम लोग को ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने अभी बताया, कैल्शियम क्लोराइड। तो आधे बच्चों को तो यही नहीं पता रहता, अगर इसे स्टार्टिंग में पढ़ा दी जाए कि कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2 ही क्यों लिखते हैं, CaCl भी तो लिख सकते हैं, Ca मतलब कैल्शियम और Cl मतलब क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड को CaCl क्यों नहीं लिख सकते। तो अब तो तुमको आंसर समझ में आ गया होगा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि कैल्शियम का मतलब होता है Ca, क्लोराइड मतलब Cl। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा CaCl2। अब समझ में आया कि ये चीज़ मैं लास्ट में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ लास्ट में ही पढ़ानी चाहिए, पहले पढ़ा दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहा कैल्शियम क्लोराइड प्लस Na2SO4। अभी जब आपस में रिएक्शन करेगा तो इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट बनाएगा CaSO4 प्लस 2NaCl, CaSO4 प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में यहाँ पे Na के नीचे 1 ही क्यों आया, Cl के नीचे 1 ही क्यों आया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम मतलब Na, क्लोराइड मतलब Cl, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो NaCl ही आएगा, 1 1 ही आएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस पे ही डिपेंड करती है कि तुम लोग को फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, उसके नेम से, केमिकल के नेम से तुमको उसके फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अभी सीख लो, 10th में बहुत काम आएगी वो चीज़। ओके, चलो तो अब आगे की बात करते हैं। तो अभी जो केमिकल रिएक्शन हुआ ये कौन से प्रिंसिपल पे हुआ, क्या हुआ, तो ये तुमको भी स्टडी करना है। तो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये इसके अंदर बेसिकली 2 लॉ तुमको पढ़ने हैं 9th स्टैंडर्ड में। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, अब इसका मतलब क्या है समझो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कंजर्वेशन मतलब बचाना, मैटर मतलब तुमको पता है उसका जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो। तो कंजर्वेशन ऑफ मैटर का तुम लोग ने एक लॉ तो पढ़ा ही होगा कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर कभी भी बनाया नहीं जा सकता, ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अपन ने एग्जाम्पल लिया CaCl2 प्लस Na2SO4, तो CaCl2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने तुमको निकालना सिखाया है, प्लस Na2SO4 का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने तुमको निकालना सिखाया है कि इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट मैंने निकालना तुमको सिखाया कि इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है। ओके, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा CaCl2
प्लस Na2SO4, सेम मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, सेम टोटल मॉलिक्यूलर वेट रहेगा CaSO4 प्लस 2NaCl का, CaSO4 प्लस 2NaCl, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना एंड यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कि वेट या मैटर नहीं तो डिस्ट्रॉय हुआ नहीं तो क्रिएट हुआ। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कि जहाँ पे प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, जहाँ पे प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम रह रहा हो, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ओके, अब जो नेक्स्ट एंड सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अभी कांस्टेंट मतलब सेम, कांस्टेंट मतलब सेम कि वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, और प्रपोर्शन मतलब कुछ फिक्स में दिया है कि ये किसी चीज़ में 2 है तो 2 ही रहेगा, चाहे वो कहीं से भी आया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं सिंपली वाटर की, किसकी बात करते हैं, वाटर की। अब ये जो वाटर है, तुम लोग चाहे ओशियन में से उसका सैंपल ले लो, चाहे उसका सैंपल रिवर में से ले लो, चाहे उसका सैंपल कहीं से भी ले लो, जो वाटर है उसका सैंपल तुम लोग कहीं से भी ले लो। तुम्हारे घर का जो नॉर्मल टैप वाटर है, तुम्हारे घर का जो नॉर्मल टैप वाटर है, वो कोई भी वाटर, मतलब वाटर का सोर्स कोई भी हो, वाटर कहाँ से भी आ रहा हो, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टोटल कितना होता है चेक कर लो। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 18। कैसे 18? ऑक्सीजन का 16 प्लस एक हाइड्रोजन का एक, लेकिन 2 हाइड्रोजन है इसके लिए 2, तो 16 प्लस 2 18। ओके, अब मैं बोलता हूँ इसका रेशियो निकालो। रेशियो का मतलब क्या, हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन, इसका रेशियो निकालो। अब हाइड्रोजन कितना आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है 2, और ऑक्सीजन कितना आ रहा है, रुको अच्छे से लिखता हूँ, हाइड्रोजन कितना आ रहा है 2, और ऑक्सीजन कितना आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है 16। तो अब इसको तुम लोग डिवाइड कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हो। 2 1 ज़ा 1, 2 8 ज़ा 16, तो ये हो गया 1/8। मतलब वाटर में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 1:8 का होता है। हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 1:8 का होता है। मतलब हाइड्रोजन 1 टाइम्स रहेगा तो ऑक्सीजन उसके 8 टाइम रहेगा। अगर हाइड्रोजन 1 टाइम है तो ऑक्सीजन उसके 8 टाइम रहेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ वो जो वाटर है वो तुम्हारा कहीं से भी आया, उसका सोर्स कोई भी हो, वो चेंज नहीं होने वाला है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम, मतलब कोई भी केमिकल ले लो, नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, कोई भी केमिकल ले लो, सबका जो कांस्टेंट, सबका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। अब एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है मतलब ही 32, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 44। ओके, अब 44 ग्राम ऑफ CO2 में 12 ग्राम ऑफ कार्बन होता है एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब रेशियो निकाल दो कार्बन इज टू ऑक्सीजन का, तो कार्बन कितना आ रहा है 12 टाइम एंड ऑक्सीजन कितना आ रहा है 32 टाइम्स। ओके, अभी डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है क्या, डायरेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन 2 से हो सकता है, तो करो। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 6/16। ये और डिवाइड हो सकता है 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो 3/8। अब ये और आगे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, करने जाओगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, तो अपने को पॉइंट में नहीं चाहिए, अपने को पॉइंट में नहीं चाहिए। ठीक है, 3/8, मतलब ये क्या हो गया, ये इसका रेशियो हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कोई भी हो, कहाँ से भी आ रहा हो कार्बन डाइऑक्साइड में फिक्स होगा कि कार्बन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो होगा 3:8। मतलब जो 44 ग्राम है, 44 ग्राम में जो 44 ग्राम का थर्ड पार्ट रहेगा, जो 44 ग्राम का 3 पार्ट रहेगा वो रहेगा कार्बन से बना हुआ, और जो बाकी का 8 पार्ट रहेगा वो बना हुआ रहेगा ऑक्सीजन का। तो इसका सिंपल सा मतलब ऐसा होता है। आगे अपन और भी एग्जांपल्स देखेंगे जब अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब क्या है, कि कोई भी केमिकल हो उसके अंदर उसके जो भी एलिमेंट है उसके जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स होते हैं। और वो रेशियो कैसे निकालते हैं अभी मैंने सिखाया। पहले तो सिंपली क्या करो, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए तुमको बेसिक लगेगा कि कौन से एलिमेंट का कितना है टोटल, तो उसका रेशियो ले लो। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, किसी का भी तुम लोग रेशियो ले सकते हो।
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल चलो अगर मैं लेके बता दूं कि अमोनिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अमोनिया की। तो नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 3 टाइम है, मतलब ही टोटल होता है 17। अब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना है 14 और हाइड्रोजन कितना है 3। तो अब ये डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, दोनों भी एक भी टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 14:3 का। अब अमोनिया चाहे कहीं से भी आया हो, उसमें 14 टाइम्स रहेगा नाइट्रोजन एंड 3 टाइम्स रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़, एकदम सिंपल था। ओके, तो कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।